हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन से, रिवीजन से। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे आज की करंट अफेयर। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया गया 30 जुलाई को। 2013 से ये मनाया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल को बनाया गया है, सिडबी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों टाइम मैगजीन ने विश्व के सबसे महान स्थानों में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया है। और 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा 2025 में। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। भारत में पहली बार 15 से 21 सितंबर तक वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया का आयोजन किया जाएगा। और अभी इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक सबसे तेज और सबसे कम उम्र में पार करने वाली पहली महिला पैरा स्विमर बन गई हैं जिया राय। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव विजेता घोषित किए गए हैं। ये तीसरी बार बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है इसमें लगभग आधा भारत का हिस्सा है, 48.5%। और आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का उद्घाटन किया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर को देखेंगे, लेकिन एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज मिलेगी और हमारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, पेड वीडियो कोर्सेज, पेड ई बुक वगैरह भी मिलेगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया हाउस पहली बार किसी ओलंपिक में वहां पर बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है दोस्तों नीता अंबानी ने। क्यों? नीता अंबानी दोस्तों ये आईओसी के मेंबर हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये फिर से मेंबर चुनी गई हैं। ये 2016 से ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं। तो अभी ये पुनर्निर्वाचित भी की गई थी। तो उस हैसियत से इन्होंने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है, मतलब समझ लीजिए एक इंडिया पवेलियन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बार किसी ओलंपिक में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो जब भी कोई पहले आता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने किया है। ये रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। ओलंपिक दोस्तों चल रहे हैं, पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं। अभी तक भारत को 2 मेडल मिल चुके हैं, 2 मेडल आ चुके हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है ना, तो अभी इस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आगे अब देखना होगा कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। पिछली बार ओलंपिक में भारत को मिले थे 7 मेडल, इस बार देखिए कितना मेडल आता है। आपको कितना लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया का पहला डाक टिकट का अनावरण किया? तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी आसियान के विदेश मंत्रियों के समिट में गए थे। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एक संगठन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये संगठन है, इसको आप ये मत समझिए एशियन मत समझिएगा। ठीक है, आसियान है, ये 10 देशों का संगठन है और इसमें इसकी अभी विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस में हो रही है और उस बैठक में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए थे। तो वहां पर इन्होंने भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया है। कुछ इस प्रकार से ये डाक टिकट है और इसमें भारत और लाओस का देखिए फ्लैग भी बना हुआ है। इस डाक टिकट में एक तरफ तो भगवान राम की मूर्ति है, दूसरे साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इसमें मतलब की तस्वीर इसमें छपी हुई है। ठीक है ना, तो 21 से 27 जुलाई तक लाओस के वियंतियाने में हुआ 57वां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले पिछले महीनों में मैंने आपको बताया था कि 57वां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक 21 से 27 जुलाई को होनी है। तो वही बैठक में गए हुए थे। अगर आसियान की बात करें तो 1967 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और मोटो है दोस्तों वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये याद रखना, मोटो पूछा जा सकता है 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में या कहीं 57वें आसियान बैठक में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई? ये भी न्यूज कल चर्चे में रहा दोस्तों, पूरे दुनिया इस पर बात कर रहा था।
हमास का राजनीतिक प्रमुख था इस्माइल हानिया। इसकी ईरान में जाकर के हत्या कर दी गई। जी हाँ, ईरान की राजधानी तेहरान में जा करके हत्या कर दी गई, वो भी मिसाइल अटैक से। तो ये बहुत बड़ा इवेंट रहा। ये इवेंट इतना बड़ा है कि आप समझो ये वर्ल्ड वार की स्थिति भी ले सकता है। इस्माइल कानिया कौन था? ये हमास का पॉलिटिकल लीडर था। देखिए, हमास जो है आप जानते हो एक संगठन है और जो गाजा पट्टी में अपनी जमीन की लड़ाई के लिए लड़ता है। ठीक है, ये कई देशों के द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है हमास, लेकिन भारत के द्वारा आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया है। इसके कई कारण हैं, इसको आप कहोगे तो डिटेल में चर्चा करके मैं आपको अलग वीडियो में बना करके बता दूंगा कि क्यों भारत हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है। तो फिलहाल हमास का जो लीडरशिप है वो दो पार्ट में है। एक तो लीडरशिप है जो मिलिट्री को देखता है और एक लीडरशिप होती है जो पॉलिटिकल विंग को देखता है, हमास को राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दर्जा वगैरह दिलाने के लिए या नेगोशिएशन वगैरह में काम करता है। तो ये जो था इस्माइल हानिया, ये हमास का पॉलिटिकल लीडर था। ठीक है ना। ये बीच में अभी बात आई थी जब नेगोशिएशंस चल रहे थे, क्योंकि इजराइल वालों ने फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों को अपने जेलों में कैद कर रखा है और हमास वालों ने इजराइल के कई लोगों को अभी भी कैद कर रखा है अपने पास। तो बीच में अभी नेगोशिएशन भी चल रही थी कि फिलिस्तीनियों को छोड़ो तब हम इजरायलियों को छोड़ेंगे। लेकिन इन सब इवेंट्स के बीच अगर आपको याद हो तो अभी बीच में ईरान के जो राष्ट्रपति थे रईसी, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो अब उनके बाद यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियन बने और मसूद पजेस्कियन का अभी शपथ ग्रहण समारोह था। कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, यह भी मैंने कवर किया था। तो अब इनका शपथ ग्रहण समारोह था। दुनिया भर के लीडर्स बुलाए गए थे। भारत की तरफ से भी नितिन गडकरी जी गए थे। ध्यान रखना, यहाँ पर कौन गया था? नितिन गडकरी जी भारत की तरफ से गए थे। हालांकि इन्होंने इनवाइट तो पीएम मोदी और एस जयशंकर साहब दोनों जो को किया था, लेकिन यहाँ पर नितिन गडकरी जी गए हुए थे। तो उसी इवेंट में आया हुआ था ये भी इस्माइल हानिया। तो इस्माइल हानिया यहाँ पर आया था और जब पता चल गया इजराइल वालों को कि ये यहाँ पर है, तो तेहरान में जब ये सब इवेंट हो गया, तेहरान में जैसे ये ठहरा था जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ और इसको मार दिया गया। ये बहुत बड़ा इवेंट है कि किसी देश के अंदर उसकी राजधानी में किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति को, वो भी एक समझ लो पॉलिटिकल लीडर हो, बड़ा लीडर हो, जो कि एक टाइम पर प्रधानमंत्री भी रहा हो। बिल्कुल, ये गाजा पट्टी में अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर भी रख चुका है। मतलब ये 2006 से 2014 तक गाजा पट्टी का प्रधानमंत्री था। गाजा पट्टी आप जानते हो छोटा सा एक हिस्सा है फिलिस्तीन का। तो वहां पर इतने बड़े लीडर की हत्या कर दिया जाना, ये बहुत बड़ा इवेंट है जो कल की इसी वजह से पूरे दिन भर चर्चा का विषय रहा। फिलहाल अमेरिका के विदेश विभाग ने इसको 2018 से ही आतंकवादी घोषित किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देशों ने हमास और उनके लीडर्स को आतंकवादी घोषित किया है, लेकिन भारत नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष अब बन गई हैं दोस्तों प्रीति सूदन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया था निजी कारणों की वजह से। अब प्रीति सूदन को नया यूपीएससी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये अगले साल तक रहेंगे, अप्रैल 2025 तक इस पद पर। 1 अगस्त यानी आज से इनका पदभार ग्रहण हो जाएगा। अगले साल अप्रैल में इनकी उम्र का 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू रूल मैक्सिमम कोई भी यूपीएससी का चेयरमैन अपने उम्र का 65 वर्ष तक ही रह सकता है। इसलिए ये अगले साल अप्रैल तक ही रहेंगी और रिटायर हो जाएंगी। ठीक है, ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं, वर्तमान में यूपीएससी की मेंबर हैं और अब अध्यक्ष बन जाएंगी। 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की रिटायर्ड आईएएस हैं। ओके, अच्छा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये दोस्तों ये एक संवैधानिक निकाय है ना। ये एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है बाकायदे 315 से 323 के बीच में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जितने भी आयोग हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मैक्सिमम में। तो इसकी भी यूपीएससी के भी चेयरमैन की नियुक्ति जो है और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, इनको देख लीजिए। जैसे अभी मनोज मित्तल को सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। केबी सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। अरुण कुमार बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ। रजत शर्मा एनबीडीए के अध्यक्ष। धीरेन्द्र ओझा पीआईबी के महानिदेशक।
रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष और विक्रम मिश्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं मार्क रूटे बन गए हैं नाटो के नए महासचिव। ये रिवीजन अक्सर मैं कराता रहता हूं, आप लोग भी लगातार रिवीजन करते रहिए। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे यूपीपी का एग्जाम आ रहा है और इसके अलावा यूपीपीसीएस वगैरह के भी एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर आपके लिए लाया गया है। अगर आपको उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित मतलब आपको चाहिए कोई एक ऐसी ई बुक जिसमें यूपी का स्टैटिक जीके भी हो, यूपी का करंट अफेयर भी हो और साथ ही साथ कंप्यूटर भी हो। कंप्यूटर भी आप जानते हो यूपी के सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हो तो आप ये ई बुक ले सकते हो। मात्र आपको 69 रेट्स में ये ई बुक मिल जाएगी और इसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस व्हाट्सएप करना है 7235939467 पर। तो अभी के लिए आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से हर एक टॉपिक कवर किया गया है, आप देखोगे जा करके ना तो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगेगा। ई बुक फॉर्मेट में है तो आप एड्रेस वगैरह मत भेजा कीजिए, ये पीडीएफ फाइल होती है, मैं व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ भिजवा दिया करूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एड्रेस वगैरह लिखकर भेज देते हैं कि भेजिए हमारे पास, तो ये बुक नहीं है, ई बुक है, ठीक है। तुरंत भेज जाएगी व्हाट्सएप पर ही आपको, पेमेंट के बाद तुरंत ही पढ़ना शुरू कर दो मतलब। अगला, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो देखिए अभी ओलंपिक में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, भारत को मिली है। मनु भाकर, मनु भाकर जो कि इंडियन शूटर हैं, ये एयर पिस्टल इवेंट में ये भाग लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला मेडल तो जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में और विमेंस में, लेकिन फिर इनका एक और इवेंट था जिसमें ये इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में जीता है। सरबजोत सिंह जी के साथ मिल करके मनु भाकर ने 10 मीटर के एयर पिस्टल के मिक्स इवेंट में भी जीत लिया मेडल और ये अगेन ये भी ब्रॉन्ज मेडल था। तो भारत को अब 2 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मनु भाकर के हो गए 2 मेडल और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली ये पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय ही बन गई है कह लो, ठीक है। पुरुषों में भी अभी कोई एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीता है भारत में। अच्छा, 2 ओलंपिक मेडल क्या कोई जीता है कोई खिलाड़ी? बिल्कुल, 2-2 ओलंपिक मेडल अब तक 3 भारतीय खिलाड़ी जीत चुके हैं। इसमें से एक तो मनु भाकर ही हैं, एक पीवी सिंधु हैं और एक है सुशील कुमार। लेकिन अंतर ये है कि पीवी सिंधु और सुशील कुमार जो हैं ये 2-2 ओलंपिक में जीते हुए हैं 2 मेडल, ठीक है। मतलब अलग-अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, जबकि मनु भाकर जो हैं ये एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये दोनों अंतर भी आपको ध्यान रखना है। पीवी सिंधु वैसे बता दें अभी भी इवेंट में हिस्सा हैं, अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, अभी भी खेल इनका चल रहा है टूर्नामेंट, तो अभी हो सकता है कोई और भी मेडल आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है 1 अगस्त 2024 तक अभी तक 2 ओलंपिक 2 मेडल पीवी सिंधु के नाम भी है, ठीक है जी। चलिए, अगर इस बार भी मेडल लाती हैं तो ये 3 ओलंपिक में 3 मेडल ला देंगी और ये भी अपने आप में इकलौता बन जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी ने निवेशकों के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो सेबी ने दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए अभी एक सेवा नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। आजकल सभी कंपनियां जो हैं कोशिश कर रही हैं एआई चैटबॉट लाने की। इससे क्या होता है, कस्टमर को उनके क्वेश्चंस का बेहतरीन ढंग से बिल्कुल ह्यूमन टाइप का रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना, एआई चैटबॉट से। तो जैसा वो रिप्लाई चाहते हैं, जैसे वो उनके क्वेश्चंस रहते हैं, वो उनको आंसर करती है। तो ये है सेवा, आई एम सेवा, ठीक है। तो सेवा जो है सेबी का चैटबॉट होगा। सेबी आप जानते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। जितने भी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये सब देखता है सेबी। जो भी नियम कानून बनाने होते हैं, रेगुलेट करने होते हैं, तो सेबी का ही ये काम करता है। 1988 में यह स्थापित हुआ था, लेकिन जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना 1992 में, तब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में और माधवी पुरी बुच जो हैं ये इसकी चेयरपर्सन है वर्तमान में, ठीक है। माधवी पुरी बुच इनका नाम याद रखना। तो सेवा एआई चैटबॉट होगा सेबी का। अगला, हाल ही में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र में दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया? देखिए, इस बार की विश्व धरोहर समिति बहुत इंपॉर्टेंट रही। क्यों? 2 कारणों से। एक तो देखिए इस विरासत स्थल में इसमें 24 विरासत स्थलों को शामिल किया गया है दुनिया भर से। दुनिया भर के 24 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल
साइट शामिल किए गए हैं। दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार इस सत्र की मेजबानी भारत कर रहा था। भारत ने न्यू दिल्ली में 46वें यूनेस्को के विश्व धरोहर समिट की मेजबानी की और भारत पहली बार मेजबानी कर रहा था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरा कारण ये कि भारत ने एक एक अपना भी नाम इसमें ऐड किया हुआ है। 24 में एक भारत का भी स्थल है जो कि 43वां भारत का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा है? चराईदेव मैदान। चराईदेव चराईदेव मैदान, याद रखना ये असम में स्थित है चराईदेव मैदान, और इसे 43वें भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो ये 3 प्रमुख इवेंट हैं जिनको आपको याद रखना है इस यूनेस्को की इस मीटिंग से, इस समिट से। ये 3 क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं, 3 टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यूनेस्को के बारे में तो आप जानते हो ना, बेसिक यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस में, जहाँ पर ओलंपिक चल रहा है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सैंडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडो सोने और चांदी की खदानें ये दोस्तों जापान में स्थित है और इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। उसी 24 में एक ये भी है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो सोने और चांदी की खदानें, हालांकि अभी तो ये म्यूजियम के रूप में काम कर रही हैं, अब पर्यटन का ही हिस्सा है, अब यहाँ से सोना चांदी नहीं निकलता है, लेकिन कहा जाता है कि ये 12वीं सदी से शुरू हुआ था और 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध जब तक खत्म हुआ ना, तब तक ये खादान के रूप में, सोने की खादान और चांदी की खादान के रूप में काम कर रहा था। द्वितीय विश्व के युद्ध के अंत तक ये पूरा अच्छे से काम कर रहा था। तो सैंडो सोने और चांदी की खदानें बहुत ही फेमस है जापान में और उसको अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और ले लीजिए क्वेश्चन, चीन का जो बीजिंग सेंट्रल एक्सिस है, बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए जो प्रमुख हैं, जो चर्चित हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी 24 के 24 तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है और ना ही यहाँ पर बताना सही होगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, चराईदेव मैदान को जरूर याद रखना। अगला, हाल ही में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड ये आयोजित किया गया दोस्तों ईरान में, और इसमें भारत को मिले 5 मेडल। ठीक है ना, टोटल मेडल आए भारत के 5। अब इस 5 मेडल में 2 तो था गोल्ड मेडल और 3 थे सिल्वर मेडल, तो टोटल 5 मेडल मिले भारत को ईरान में हुई इस अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जीत चुके हैं। रिदम कोडिया, वेद लोहाटी, ये दोनों ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा आकाश राज सहाय, भव्य तिवारी और जयवीर सिंह, इन्होंने मेडल टेबल में जीता है सिल्वर मेडल। और ये मेडल टेबल इधर हो गया। मेडल टेबल में प्रथम स्थान चीन का रहा है। ठीक है ना, मेडल टेबल में प्रथम स्थान पर चीन रहा सबसे ज्यादा मेडल के साथ। तो 54वां इस बार का संस्करण था, ईरान के इस्फहान में हुआ। अगला, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई? तो नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो आप बताइएगा 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और इस बार इसकी 4थी वर्षगांठ मनाई गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों ये तीसरी वाली है। ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3rd वाली है। लास्ट वाली कब आई थी? 34 साल पहले आई थी। 34 साल पहले ये 2nd वाली आई थी। ठीक है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल पहले आई थी और तब होता है 1986, 1986 में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में आई थी और 34 साल बाद तीसरी आई 2020 में। तो अब इसका 4 साल कंप्लीट होने पर चौथी वर्षगांठ मनाई गई शिक्षा शपथ के नाम से। अब इस दौरान शिक्षा मंत्री के द्वारा कई सारी पुस्तकों का भी विमोचन किया गया, जिससे जैसे कि रजत भट्ट ने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इसके अलावा गुरुक्कल डॉक्टर एस महेश के द्वारा मर्म कन्नड़, शोध विजय, ये सभी पुस्तकों का भी विमोचन यहीं पर किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आप बताइएगा कर्नाटक।
और दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला। चलिए, तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन यूपी जीके और करंट अफेयर की जिसको ई बुक लेनी है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और इसी नंबर पर आपको साइंस ई बुक या मतलब जो भी ई बुक लेनी है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ई बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। हालांकि यूपी जीके वाली शायद मुझे लग रहा है इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, मैं चेक करूंगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि 100 से ज़्यादा ई बुक्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो हाफ ईयरली की भी ई बुक है हिंदी और इंग्लिश में, इसको भी आप देख सकते हो। आज बात करेंगे लास्ट डे का क्वेश्चन। लास्ट डे मैंने पूछा था महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई, हुमायूं की हुई थी। आज आपको बताना है इंग्लिश चैनल निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है। दूसरा, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ एमजेटी ऐप पर आप पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी लगा सकते हो। क्विज जरूर लगाना, क्योंकि क्विज लगाने से आपको बेहतरीन रिवीजन प्राप्त हो पाएगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाइए और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।